जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इसमें करने वाले हैं नवीन सर की जो नायक फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें पॉलिटी का फटाफट रिवीजन। हम देखेंगे आज प्रस्तावना। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? संवैधानिक विकास, संवैधानिक सूचियां, अनुसूचियां, भाग और धीमे-धीमे अब हम पहुंच गए हैं प्रस्तावना पे जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। आज को आपको हमारी आवाज़ में थोड़ी झंझनाहट सी लगेगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो उसको थोड़ा मैनेज करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? इसमें रहेगा आपकी प्रस्तावना, क्या? हम देखने वाले हैं आज प्रेम्बल, प्रेम्बल से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पीवाईक्यू। एक-एक पॉइंट को बड़े अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आपको पता है ये है प्रेम्बल की कॉपी, जबकि ये इंग्लिश में है और ये आपकी हिंदी में है। क्या? हिंदी में। तो सबसे पहले हमें ये प्रस्तावना बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे संविधान, भारत का संविधान, उद्देश्य का कोई हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने न्याय दिए गए हैं? 3 न्याय दिए गए हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानताएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की हैं, ठीक है? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। क्या? एक शब्द और दिया गया है, वो है बंधुता। यानी कि भाईचारे की बात कितनी जगह की गई है, कितनी बार की गई? तो वो की गई 1 बार। यहाँ से आपका सीधा प्रश्न बनता है कि भारतीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? तो न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। स्वतंत्रताएँ कितनी हैं? तो 5 स्वतंत्रताएँ हैं। समानताएँ कितनी हैं? समानताएँ 2 हैं और भ्रातृत्व की भावना कितनी जगह दर्शाई गई है? तो एक जगह दर्शाई गई है। ये चीज़ क्लियर हुई? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। क्या? 2006 विक्रमी को एतद्वत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियत और आत्म प्रतीत करते हैं। ये है आपकी। तो ये इसमें एक डेट और बहुत महत्वपूर्ण है, जब आपका संविधान बनकर लागू हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। आपको बताना है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर लागू हो गया, तब इसके कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? पहली बार इसको कुछ आंशिक रूप से लागू किया गया था। उस समय इसके कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है? और जो यहाँ से चीज़ बात बनी थी, वो यहाँ से क्वेश्चन्स बनते हैं और आपके इन 2 लाइनों से क्वेश्चन्स बनते हैं। क्या? इन 2 लाइनों से क्वेश्चन्स बनते हैं। तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, वो हम आगे देखने वाले हैं। अब समझते हैं प्रस्तावना को बड़े अच्छे से। कुछ वाक्य हैं जो प्रस्तावना के बारे में कहे जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे
प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, गौर करेंगे, संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो वो कहा है गजेंद्र गटकर ने। किसने? गजेंद्र गटकर ने संविधान को प्रस्तावना की कुंजी कहा है। क्या? दूसरा, प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री, क्या जन्म पत्री है? यह किसने कहा है? तो के ए मुंशी जी के द्वारा इसे कहा गया है जन्म पत्री। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह किसने कहा है? तो नाना पालकीवाला ने। किसने? नाना पालकीवाला ने। इनकी पुस्तक है बी द पीपल। कहाँ पर इन्होंने कहा है? तो इन्होंने कहा है, इनकी बुक है बी द पीपल, उसमें इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और अगला वाक्य बनता है आपका, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। गौर करना, यहाँ से ये दो प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, एक आपकी आत्मा और एक आपकी कुंजी। एक आपकी आत्मा, एक आपकी कुंजी। अगर ये प्रश्न सीधे-सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान की आत्मा या फिर संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? क्या? संविधान की आत्मा या फिर संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो आप लोग आँख बंद करके टिक लगा सकते हैं, सही कर सकते हैं। उस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो उस प्रश्न का सही जवाब होगा उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना। क्या? उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने। किसने? ठाकुर दास भार्गव ने। और वहीं चलते हैं, प्रस्तावना को कीनोट, प्रस्तावना को कीनोट कहने वाले थे आर आर्नेस्ट वॉकर। क्या? आर्नेस्ट वॉकर। अब समझते हैं प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए। क्या? जो हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए। तो पहली बात क्या है? पहली बात है शक्ति का सोर्स। शक्ति का सोर्स, पावर, सोर्सेस ऑफ पावर क्या रहा है इसमें? प्रस्तावना में सोर्स ऑफ पावर को किसको बताया गया है? तो शक्ति का सोर्स रहा है भारत के लोग। क्या? भारत के लोग। सोर्स क्या रहा है? भारत के लोग। अभी हमने जब वो प्रस्तावना देखी थी तो इसमें क्या है? हम भारत के लोग। यही तो दिखाता है कि प्रस्तावना में पहले ही कहा गया है कि जो संविधान है आपका, उसमें किसको ज्यादा पावरफुल बताया गया है? तो वो बताया गया है किसके? भारत के लोगों को। वो किस प्रकार? यदि भारत के लोग चाहें तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। क्या? किसी को भी प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं। अगर वो चाहें तो किसी को भी प्रधानमंत्री के पद से हटा भी सकते हैं। क्योंकि वोट ऑफ पावर, वोट देने की शक्ति, यदि सभी नागरिक अपने वोटों का बिल्कुल सही जगह जो भी कदम उठाएंगे, वो उनका कदम बिल्कुल सही होगा। आप समझ गए? प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। अगर बात करें ए की और बी की, दो कैंडिडेट खड़े हैं। अगर भारत के लोग चाहें तो ए को प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं, और 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 भारत के लोग चाहें तो बी को प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं। ए कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, ए पावरफुल व्यक्ति है और बी एक पावरफुल व्यक्ति नहीं है। क्या? बी एक पावरफुल व्यक्ति नहीं है। अगर भारत के लोग चाहें, भारत की जनता चाहे, तो बी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, वो बेशक पावरफुल नहीं है। तो इसीलिए शक्ति किसके पास हुई? शक्ति हुई भारत के लोगों के पास। ये चीज क्लियर हुई? वो बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्या है? दूसरा है शासन का स्वरूप। प्रस्तावना में दूसरी बात क्या की गई है? तो वो की गई है शासन के स्वरूप की। किसकी? शासन के स्वरूप की। जो एक शासन का स्वरूप होगा, वो किस प्रकार का होगा और किस प्रकार से भारत में संवैधानिक शासन चलेगा, इस चीज के बारे में बताया गया है। तो शासन का स्वरूप कैसा होगा? होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब हमने प्रस्तावना देखी थी तो उसमें क्या कहा गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। कैसा प्रशासन? प्रशासन कैसा होगा? तो इस प्रकार का होगा अपना प्रशासन। अब हम इन चीजों को एक-एक को समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सवर्निंग सवर्निंग का मतलब क्या होता है? किसी भी बाहरी बाहरी नियंत्रण से मुक्त। इसका क्या मतलब होता है? हम हम किसी भी बाहरी निर्णय मतलब कि देश के बाहर के निर्णय को अपने देश के लिए किसी भी बाहरी निर्णय के लिए हम किसी भी देश के बाध्य नहीं है, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। हम चाहें हम चाहें तो जो करना चाहें वो कर सकते हैं अपने देश के लिए। या ये हुआ इसका मतलब। हम कैसे बाहरी भी हैं, बाहरी भी संप्रभु हैं और आंतरिक संप्रभु भी हैं। अगर हम अपने हिसाब से अपने देश के लिए जैसे निर्णय लेना चाहें वैसे निर्णय ले सकते हैं। दूसरा शब्द क्या था आपका? वो था समाजवाद, सोशलिज्म। क्या? सोशलिज्म दूसरा शब्द था आपका, वो हम समझते हैं। समाजवाद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। कैसा? लोकतांत्रिक समाजवाद और एक होता है आपका साम्यवादी समाजवाद। तो अगर बात करें लोकतांत्रिक समाजवाद की, तो अपने भारत में कैसा समाज है? तो अपना आप लोगों ने पढ़ा होगा लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्या? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जो लोकतांत्रिक समाज है वो अहिंसा का समर्थन करता है और वहीं साम्यवादी समाज हिंसा का समर्थन करता है। ठीक है? अब इनको समझने की कोशिश करते हैं कि साम्यवादी समाजवाद कैसा होता है और उसके नियम लागू करने की क्या-क्या परिस्थितियाँ होती हैं। अगर हम बात करें लोकतांत्रिक समाजवाद की, तो इसमें क्या है? इसमें यदि आप 10 घंटे काम करते हैं 10 घंटे काम करते हैं, तो आपको वेतन भी 10 घंटे का ही दिया जाएगा। क्या? वेतन भी 10 घंटे का ही दिया जाएगा। अगर हम बात करें साम्यवादी समाज की, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है जैसे आप 10 घंटे काम करते हैं, क्या 10 घंटे काम करते हैं और आपको आपको केवल 6 घंटे का वेतन ही दिया जाए। रीज़न क्या है? इसमें ये लोग कहते हैं कि जो लोग पहले से अमीर हैं, क्या जिन लोगों के पास पहले से पैसा है, उन्हें थोड़ा कम पैसा दिया जाए और जिनके पास पैसा कम है, उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया जाए। वो काम कम करेंगे और पैसा ज़्यादा देंगे और जो काम कम करेंगे, उनको पैसा कम मिलेगा। ऐसा किसमें है? ऐसा अपना लोकतांत्रिक में है और साम्यवादी में क्या है? काम ज़्यादा करेंगे, पैसा कम मिलेगा। ठीक है? ये तो थी आपकी समाजवाद की परिभाषाएँ। अब समाजवाद के लक्षण क्या हो सकते हैं? एक केस आया था बहुत ही महत्वपूर्ण केस है डीएस नाकारा केस। क्या? डीएस नाकारा केस जो आपका 1983 ईस्वी में आया था। 1983 ईस्वी में आया था। इसमें क्या कहा गया था? जन्म से लेकर कब्र तक सुरक्षा। कब्र का मतलब होता है आप पैदा हुए और आप जब तक आपका अंतिम सांस लेंगे तब तक आपकी सुरक्षा की जाएगी। क्या? तब तक आपकी सुरक्षा की जाएगी। दूसरा क्या है? आय की असमानता कम होगी। क्या? आय की असमानता कम होगी। मजदूर वंचितों का कल्याण होगा। क्या? मजदूर वंचितों का कल्याण होगा।
बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। क्या पंथ निरपेक्ष की? आप सभी को पता है कि प्रस्तावना में पहले यह शब्द नहीं था। जब प्रस्तावना में यह शब्द नहीं था, तो क्या पहले भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में? क्या उससे पहले भारत पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं था? कमेंट कीजिए। 1976 से पहले भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं था। था क्या? उससे पहले भी पंथ निरपेक्ष राज्य था, लेकिन इस शब्द को जोड़कर जोड़कर यह साबित भी कर दिया गया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। लीगली इसको पंथ निरपेक्ष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या? राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। क्या? सभी सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई? अगर ये चीज क्लियर हुई तो फिर बढ़ते हैं आगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। क्या? यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? परिभाषा क्या होती है? राष्ट्र का प्रमुख क्या राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा, नियत समय के लिए होगा? क्या? निर्वाचित होने का मतलब क्या है? कि उसको जनता चुनेगी। कितने? कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए जनता चुनेगी कि यह व्यक्ति हमारा हमारा मुखिया होगा। क्या? हमारा मुखिया होगा। और एक होता है वंशानुगत, जिसमें राजा राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या? यहाँ पर राजा को चुना जाएगा, जनता के द्वारा राजा को चुना जाएगा। और यदि राजा जनता के पक्ष में कोई अच्छे कार्य नहीं करता है, तो जनता उसे चाहे तो हटा भी सकती है। क्या? हटा भी सकती है। ये चीज क्लियर हुई? लिंकन जी के कुछ शब्द है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या? जनता के द्वारा, जनता के लिए। लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन जी। ये ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के। कब? 1863 ईस्वी में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उसने उसमें उसमें इन्होंने डेमोक्रेटी डेमोक्रेटी यानी कि लोकतंत्र को बड़े सिंपल से शब्दों में परिभाषित किया था। वो शब्द क्या थे? जनता के द्वारा और जनता के लिए। मतलब कि इन्होंने सोर्स ऑफ पावर किसको बना दिया? तो सोर्स ऑफ पावर बना दिया जनता, सभी लोगों को। ना कि किसी प्रधानमंत्री, ना किसी राष्ट्रपति, ना किसी एमपीज, ना किसी एमएलए को। किसको बनाया? तो वो बनाया लोगों को। ठीक है। तो ये थी आपकी परिभाषा लोकतंत्र की। अब लोकतंत्र भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो लोकतंत्र आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहता है? जहां जनता का सीधा नियंत्रण हो। अब वो बात करें जनता के सीधे नियंत्रण की। जनता का सीधा नियंत्रण, अगर हमें कोई लॉ बनाना है, क्या? हमें कोई कानून बनाना है, तो अब हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 140 करोड़। कितनी? 140 करोड़। अब हमें कोई लॉ बनाना है तो 140 करोड़ लोगों से जा जाकर तो हम ये चीज कंफर्म नहीं कर सकते कि
कि यह कानून बनना है, यह सही है या नहीं है। तो इससे क्या होगा? इससे विद्रोह की भावनाएँ उत्पन्न होंगी और वह कानून नहीं बन पाएगा। तो क्या यहाँ पर चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को चुना नहीं जाएगा तो संसद की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब सारे काम जनता के द्वारा ही किए जाएँगे तो फिर न्यायालय की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या यह होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब और एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें इसको हम एक शब्द से और जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो क्या है? वो है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी इसको कहा जा सकता है। जैसे प्रतिनिधि को किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा चुना जाएगा। प्रतिनिधि प्रतिनिधि कौन होते हैं? जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज, एमएलएज क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। यह लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं और लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बारे में उनके बारे में कुछ अच्छा काम करने की शपथ भी लेते हैं। ये अलग बात है कि करते नहीं हैं। तो ये तो हो गया आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से अब अपना 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 संविधान शुरू होने वाला है। क्या संविधान शुरू होने वाला है? हमें इसी इसी ये एक तरीके से इसको हम समझ सकते हैं जड़। यहाँ से अब तक क्या हम पढ़ रहे थे? संविधान की जड़ को पढ़ रहे थे, अब हम उसमें अंकुर जब किसी किसी दाने में अंकुर निकलने लगे, तो यह वह अंकुर है, जहाँ से अब हमें संविधान को बड़े आसानी और धीमे-धीमे अच्छे तरीके से पढ़कर आगे बढ़ना है। ठीक है? हाँ, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, वो आपका 2 तरीके का होता है। कैसा? 2 तरीके का होता है। एक होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो आप समझ सकते हैं भारत। भारत में क्या है? संसद है और यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं, विधायिका के सदस्य होते हैं और दोहरी कार्यपालिका भी है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। लेकिन ये चीज़ें आपकी अध्यक्षात्मक में नहीं होती हैं। ना यहाँ पर आपके कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ना ही विधायिका के सदस्य होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य किस प्रकार से आपस में मिले होते हैं। भारत लोकतंत्र गणराज्य है। इसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तभी क्या होता है? निर्वाचन होता है। क्या? निर्वाचन होता है और नियत समय के लिए होता है। क्या? नियत समय के लिए होता है। जो राष्ट्रपति होता है आपका, एक होता है प्रधानमंत्री। आपको बताना है कि इन दोनों में से इन दोनों में से आपका कौन व्यक्ति असली का राजा होता है। एक होता है नाम मात्र का, एक होता है रियल का। तो आप सभी को पता है जो राष्ट्रपति होता है, वो नाम मात्र का प्रमुख होता है और जबकि असली प्रमुख कौन होता है? असली प्रमुख होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। वो बात करते हैं तीसरे बात की कि संविधान का स्वरूप कैसा होगा? क्या? संविधान का स्वरूप कैसा होगा? तो जैसा कि हम लोगों ने प्रस्तावना में देखा था, संविधान के स्वरूप की, तो यहाँ से जो ये चीज़ें पढ़ी थी हमने,
3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रेम भाव की अवधारणा। यह क्या है? यह संविधान का स्वरूप है जो जो लोकसभा के सदस्य देख रहे थे। लोकसभा के सदस्य देख रहे थे कि भारत का संविधान किस प्रकार का होगा। कितने न्याय की बात की गई थी? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई थी, 2 प्रकार की समानता की बात की गई थी और एक एक आपके प्रेम भाईचारे की बात की गई थी, यानी कि बंधुता की बात की गई थी। न्याय कितने थे आपके? 3 थे, कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए थे? तो यह रूसी क्रांति से लिए गए थे। रूसी क्रांति आपकी 1917 में हुई थी। कब? 1917 में हुई थी, वहाँ से इनको लिया गया था। कितने प्रकार के न्याय लिए गए थे? सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय। सामाजिक न्याय किस प्रकार से होंगे? धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद भेद भेदभाव नहीं होगा। क्या? भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ। राजनीतिक क्या होगा? सभी वर्गों के समान समान राजनीतिक अधिकार भी दिए गए हैं अपनी प्रस्तावना में। उसके बाद स्वतंत्रताएं कितनी है? तो स्वतंत्रता की बात भी कही की गई है। तो स्वतंत्रताएं आप सभी को पता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार जैसे चिंतन मनन आप अपने हिसाब से किसी भी विचार पर काम कर सकते हैं। और वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों को किसी भी तरीके से प्रकट कर सकते हैं, बोलकर। विचारों को प्रकट करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे बोलकर हो गया आपका, लिखकर हो गया, सांकेतिक हो गया। बिलीव, आप किसी भी चीज या किसी भी विचारधारा पर विश्वास कर सकते हैं। वो आपकी अपनी स्वतंत्रता होगी। आप क्या मानना चाहते हैं उसका उस पर राज्य का कोई दबाव नहीं होगा। क्या? उस पर राज्य का कोई दबाव नहीं होगा। ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करेंगी कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप क्या करना चाहते हैं? दूसरी है आपकी धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब भी हमने समझा था। क्या होता है कि राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। जो व्यक्ति चाहे वो अपना उस प्रकार का धर्म मान सकता है, उसे अपना सकता है। इसे चीज किसी पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो हो गई आपकी धर्म की स्वतंत्रता। उसके बाद आता है आपका उपासना शब्द। कैसा? उपासना शब्द। उपासना शब्द क्या है? यदि कोई व्यक्ति जिस प्रकार अपने धर्म को अपनाना चाहे, जिस प्रकार उसके साथ रहना चाहे, जिस प्रकार उस चीज को मानना चाहे, ठीक है, वह उसकी स्वतंत्रता होगी। इसलिए उस पर किसी भी प्रकार का दबाव या फिर भेदभाव की परिस्थिति नहीं हो सकती। उसके बाद बात की गई है समानता की। तो आप सभी को पता है, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताएं दी गई हैं। कौन-कौन सी? एक प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता, यानी कि अपॉर्चुनिटी और स्टेटस। हर एक व्यक्ति का स्टेटस समान होगा। क्या हर एक व्यक्ति का स्टेटस समान होगा और हर एक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे हर एक चीज में? जैसे आपको पता है आर्टिकल 15 यही कहता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा लिंग के अनुसार। प्रतिष्ठा की बात की जाए तो हर एक व्यक्ति को अपनी मर्यादा के अनुसार जीने का अधिकार है, उसका अधिकार है। अवसर, लोक नियोजन यानी कि सरकारी सरकारी नौकरियों में सबको सबको बराबर बराबर अधिकार अधिकार होंगे, समान अधिकार होंगे। वह अपने तरीके से पेपर पास करे और नौकरी ले।
उसके बाद बंधुत्व बंधुत्व की बात करें, बंधुत्व की बात सिर्फ एक जगह की गई है। इसका मतलब होता है व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता पर किसी भी प्रकार की कोई आँच नहीं आनी चाहिए। उसके बाद चौथी चीज़ है अधिनियमित तिथि। क्या अधिनियमित तिथि? ये अधिनियमित तिथि कौन-सी है? जब आपका संविधान बनकर लागू हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को इसके इसके कुछ आंशिक रूप से इसे लागू किया किया था। वो थे आपके 16 आर्टिकल। 16 आर्टिकल कौन-कौन से थे? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप सभी को पता है। भाग 20 क्या कहता है? भाग 20 कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन क्या क्या इसके तहत इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही है कि इसके तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात आती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसको प्रस्तावना अंग मानने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में इसमें 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 संशोधन भी ये किए गए और इसको संविधान का अंग भी माना। क्या संविधान का अंग भी माना? तो अब हम देखते हैं कि संविधान का अंग है या नहीं है, इस पर बहस हुई, इस पर केस चले, तब जाकर यह क्लियर हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। पहला केस आया आपका बेरुवारी केस 1960। इसमें इसमें क्या कहा? इसमें इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना आपका संविधान का अंग नहीं है, अर्थात इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या? प्रस्तावना निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह संविधान का अंग 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 नहीं है, तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरा केस आता है आपका केशवानंद भारतीयवाद। बहुत ही चर्चित केस रहा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि केशवानंद भारतीवाद 1973 जो इसमें संविधान का अंग माना गया था इसको। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का अंग मान लिया था? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन भी हो सकता है, लेकिन एक बात यहाँ पर जोड़ी गई थी, वो थी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को आँच नहीं आनी चाहिए। क्या? संविधान के मूल ढांचे को आँच नहीं आनी चाहिए। यदि यदि संविधान के मूल ढांचे को आँच आती है, तो उस संशोधन को बाध्य बाध्य कर दिया जाएगा। उस संशोधन को माना नहीं जाएगा और इसी इसी केस के बाद क्या उसी इसी केस के बाद आपका प्रस्तावना में संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें आपके समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, क्या समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। क्या? शब्द भी जोड़े गए थे। यहाँ तक तो थी आपकी प्रस्तावना। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ प्रस्तावना से पूछी जा सकती है, क्या प्रस्तावना क्या प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य होगी या फिर न्यायालय में प्रस्तावना में दिए गए शब्दों पर आप न्यायालय में कोई अधिकार के प्रति लड़ सकते हैं या नहीं? तो क्या यह वाद योग्य नहीं है? क्या न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यानी कि यह वाद योग्य नहीं है। तो ये थी आपकी प्रस्तावना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि इसकी बनने वाले प्रश्न किस प्रकार से होंगे। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय
संविधान की राजनीतिक कुंजी के रूप में वर्णित किया है? किसने किया है? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने, यानी कि के.एम. मुंशी। आपका अगला प्रश्न है, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम ही परिवार के सदस्य हैं? इसकी बंधुत्व की। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत की किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? किसके? संप्रभु संपूर्ण संप्रभु संपन्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सोर्स क्या है? अमेरिका का संविधान। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका यूएसए यानी कि अमेरिका से। भारत के संविधान का प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना की स्थिति की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता मूल प्रस्तावना में निहित नहीं थी। हाँ, अखंडता शब्द है, यह आपका मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, कब? 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो आपका कौन सा होगा? आपका होगा 1 और 2। 1 और 2। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? तो कौन सा है? संप्रभु, समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? आपको पता है साम्यवादी नहीं लिखा गया। क्या? साम्यवादी नहीं लिखा गया। कैसा है? समाजवादी। कैसा लिखा गया? समाजवादी लिखा गया, लेकिन साम्यवादी नहीं लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो संघवाद। क्या? कौन सा हिस्सा नहीं है? संघवाद है। समाजवाद है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन संघवाद नहीं है। संविधान के प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रति क्या है? वो प्रवर्तनीय है। यह प्रवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? किसके? 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था? तो 1976 में। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो प्रस्तावना के मूल रूप में पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द नहीं था। बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में भारत के संविधान की मूल संरचना निहित है। बिल्कुल सही है। प्रस्तावना अपने आप किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगी। ये भी बात बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहाँ भाषा स्पष्ट है, वहाँ संविधान में के विधिक निर्वाचन में सहायक के रूप में प्रस्तावना पर विचार नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? यही आपका क्या? यही आपका वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना था? तो कौन सा बात था? बेरुवारी संघ मामला। कौन सा? बेरुवारी मामला। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है? वो कौन सा था? केशवानंद भारतीय केस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में परिकल्पना की है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है? किसके?
बेरुवाड़ी मामला। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म दल की संज्ञा दी थी? वो किसने दी थी? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको संज्ञा दी थी। 1832 में समाजवाद शब्द पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था और यहीं से इसको लिया गया था। और ये किसकी थी? ये थी ले ग्लोवर की। किसकी? ले ग्लोवे की। भारतीय लोकतंत्र प्रणाली क्या है? तो आप सभी को पता है भारतीय लोकतंत्र प्रणाली क्या है? प्रकृति में बहुदलीय और संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए हैं? किससे? यूएसएसआर यानी कि रसिया। निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुर दास भार्गव ने के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को। प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसकी है? नानी नानी पालकी वाला की। किसकी? नानी पालकी वाला की। ये प्रश्न आपका होमवर्क में है। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है या इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। हाँ, यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप इस इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इनकर क्लासेस अपना टेलीग्राम चैनल है। वहां से आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ मिल सकती है। ये इंस्टाग्राम हैंडल है इनकर क्लासेस का, आप लोग वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और ये हमारा हमारा टेलीग्राम हैंडल है, आप लोग यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।